नमस्कार बच्चों। अब छोटे प्रश्न करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के, जो 4-4 नंबर के आएंगे। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के समय जो परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो जो राजनीतिक परिस्थिति है वो पहली वीडियो में कर ली थी। अब है ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर गुप्तकालीन सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण मुख्यतः राजाओं, सामंतों और आदि राजपुरुषों के संबंध से ही हुआ है। जो सामान्य आम आदमी था उसके जीवन की कोई झांकी इसमें नहीं मिलती है। तो इस युग में पुरुष द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा था। राजा, सामंत लोग कई कई रानियां, पत्नियां रखते थे और नारी को अधिकतर अपने विलास की सहचरी ही मानते थे। रामगुप्त जैसे विलासी शासक सुरा सुंदरी में डूबे रहते थे। रामगुप्त विश्व की अनुपम सुंदरी ध्रुव स्वामिनी को अपनी विलास सहचरी बनाने के लिए उससे राक्षस विवाह करता है और शकराज कोमा को फुसलाकर अपनी काम वासना की तृप्ति करना चाहता है। वह कोमा के साथ विश्वासघात करता है और विलास के लिए मदिरा का प्रयोग खूब प्रचलित था। शक सामंत भी मदिरा पान करते हैं। समाज में राजघरानों में कन्योपायन यानी कन्या का दान करना की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि कन्या को उपहार में दे दी जाती थी। इस प्रकार नारी की कृतदासी समझा जाता था, यानी कि दासी प्रथा थी। किंतु समय समय पर कोई नारी जो प्रबुद्ध होती थी वह अबला से सबला हो जाती थी। विद्रोह और विरोध का स्वर भी प्रकट कर सकती थी। मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी ऐसी ही दो जागरूक नारियों के रूप में चित्रित की गई है। मंदाकिनी देश की राजनीति और राष्ट्र की समस्याओं में सक्रिय भाग लेती है और उसका विद्रोही और विरोधी व्यक्तित्व उसे आधुनिक नारी का रूप प्रदान करता है। ध्रुव स्वामिनी भी क्रुद्ध और शुद्ध होकर अपने अधिकार की मांग करती है। समुद्रगुप्त से विवाह मोक्ष प्राप्त कर लेती है। विवाह एक सामाजिक और राजनीतिक बंधन माना जाता है। पुरोहित कहता है कि माता पिता के प्रमाण के कारण ही धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट सकता है और इससे स्पष्ट है कि माँ बाप द्वारा संपन्न विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है। जोर जबरदस्ती का विवाह शास्त्रानुसार राक्षस विवाह कहलाता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के साथ हुए अपने विवाह को राक्षस विवाह ही कहती है, पर धर्म विवाह स्त्री पुरुष का परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार और रक्षा का सहयोग ही कहलाता है। पति के मर जाने या संन्यास ग्रहण कर लेने पर नारी को पुरुष से तलाक प्राप्त करने का अधिकार था। साथ ही पति के चरित्रहीन पतित कलीब राजद्रोह होने पर भी पत्नी उससे संबंध विच्छेद करने का अधिकार रखती है। तो ध्रुव स्वामिनी इसी अधिकार से रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त करती है। कोमा जैसी भावुक नारियां ऐसी भी थी जो न केवल अपने पति अपितु अपने प्रेमी या भावी पति की मृत्यु पर उसके धोखेबाज होने की स्थिति से भी उसके शव का अनादर होने नहीं देना चाहती थी। तो ये प्रश्न इतना ही है। 4 नंबर का अगला है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर गुप्तकालीन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए। धार्मिक स्थिति क्या थी, तो इसका वर्णन करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त काल में ब्राह्मण और पुरोहित धर्म के नियामक थे, यानी कि वही धर्म के नियम बनाते थे। वे ही विवाह मंडप में मंत्र आदि पढ़वा करके नर नारी को विवाह संबंधी सूत्र में बांधते थे। गुप्त काल में विवाह धर्म पर आस्था थी। पुरोहित न केवल विवाह संपन्न कराते थे अपितु उपद्रवों या विद्रोह हो जाता था उनको समन के लिए समन पर शांति क्रम का अनुष्ठान भी करते थे। शक विजय के
बाद पुरोहित स्वस्त्यन के लिए आता है और वह कहता है कि ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसीलिए मैं स्वस्तयन करने के लिए आया हूँ। स्वस्तयन करने के लिए यानी कि शांति कर्म करने के लिए आया हूँ। हवन आदि। इस काल में राजा लोग धर्म, ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षणों को महत्व देते थे। ध्रुव नक्षत्र को चमकते देखना शुभ लक्षण माना जाता था, किंतु धूमकेतु अशुभ का सूचक था। शक शिविर में पहुंचकर जहां चंद्रगुप्त चमकते हुए ध्रुव तारों को देखकर उत्साहित होता है, वहां सकराज धूमकेतु को देख करके आशंकित और भयभीत हो उठता है। और आचार्य मिहिर देव भी धूमकेतु के कारण कोमा का शकदुर्ग में रहना मंगलकारी बताते हैं। धर्म का महत्व होने के कारण पुरोहित और विद्वान ही बात यानी कि धर्म के महत्व होने के कारण पुरोहितों और विद्वानों की बात सुनी और मानी जाती थी। धर्म के बल पर पंडित पुरोहित लोग राजा तक को खरी खोटी सुना देते थे। पुरोहित राजा रामगुप्त और मंत्री शिखर स्वामी को मिहिर देव सकराज को इसी कारण निर्भरता पूर्वक फटकारते हैं। यानी कि जो पुरोहित था वो धमका देता था राजा को कि राजा रामगुप्त ने बोला पुरोहित को, आप क्या ये बता रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं? तो पुरोहित कहता है मुझे आपके राजा का भय नहीं है, मुझे धर्म से डर लगता है। तो इस प्रकार वे धर्म को ज्यादा मानते थे। अब अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथानक का संक्षिप्त परिचय दे। कथानक माने कहानी, कथा, जो कथा है। संक्षिप्त माने छोटे रूप में, जो 4 नंबर की आ सकती है, जो पहले भी आई है। तो संक्षिप्त रूप में कथा का अध्ययन करते हैं। ध्रुव स्वामिनी का मूल कथानक ऐतिहासिक है, पर प्रसाद जी ने इसमें अपनी कल्पना से कई रंग भर दिए हैं। लेखक ने इसके कथानक का मुख्य आधार गुप्त वंश को बनाया है, साथ ही कल्पना के द्वारा रोचक प्रसंगों की सृष्टि की है। नाटक के कथानक का आरंभ गुप्त वधू ध्रुव देवी के युद्ध शिविर में प्रवेश से होता है। वहां वह अपने दासी के समक्ष अपने पति रामगुप्त के प्रति उसकी दुष्प्रवृत्तियों के चलते उपेक्षा और कुमार चंद्रगुप्त के सहृदय व्यवहार के कारण उसके प्रति आकर्षक का भाव प्रकट करती है। और उसी समय रामगुप्त को यह सूचना मिलती है कि सकराज ने उनको दोनों ओर से घेर लिया है। संधि के बदले वह ध्रुव स्वामिनी और सामंतों की स्त्रियों को चाहता है। कायर रामगुप्त सकराज का यह घृणित प्रस्ताव इसलिए मानने को तैयार हो जाता है क्योंकि इससे वह ध्रुव स्वामिनी अंदर और बाहर कौन था? वो था सकराज, दोनों शत्रुओं से बच सकता था। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपने सभी अधिकार यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता ध्रुव देवी को भी त्याग दिया था, इस अवसर पर न केवल ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है बल्कि सकराज को भी मार देता है, अपने अधिकारों की बात राज्यसभा में उठाता है। दूसरी ओर इस घटना के पश्चात ध्रुव स्वामिनी भी कायर रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती। नाटक के अंत में मंत्री परिषद के निर्णय के कारण दोनों का तलाक हो जाता है और चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी एक हो जाते हैं। इस अवसर पर रामगुप्त एक सामंत के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार नाटक का कथानक अत्यंत संक्षिप्त कौतूहल नाटकीय घटना है। घटनाओं से भरपूर यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसकी कथा में हर समय हलचल, सक्रिय वातावरण बना रहता है। लेखक इसमें इतिहास के इतर कुछ प्रसंगों जैसे खड्गधारिणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, सकराज कोमा, परिणय प्रसंग, सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त की हत्या, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों का शकदुर्ग में जाने का समावेश कर
में अपनी कल्पना के रंग भर दिए हैं, जिससे इसका कथानक और भी अधिक सजीव हो उठा है। अब एक और प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के पात्र और चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए कि पात्र कौन कौन थे। किसी भी नाटक की सफलता में उसके पात्रों का बड़ा ही योगदान होता है। पात्रों के द्वारा नाटककार अपने भावों को अभिव्यक्त पाठक तक पहुंचाता है। पाठक कौन? जो हम पढ़ने वाले हैं। नाटक की सफलता के लिए नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि एक आम पाठक उसे समझ सके। पात्रों की सृष्टि में ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की भांति इसमें पात्रों की भीड़ नहीं है। इस नाटक में कुल 8-9 पात्र हैं। इसमें मुख्य ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, कोमा, मंदाकिनी, मिहिर देव आदि हैं। प्रसाद जी ने इन सब का चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव स्वाभाविक तरीके से किया है और यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है। ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है, वही इस नाटक में आदि से अंत तक छाई रहती है। लेखक ने उसके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की विविधता, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता आदि नायिकोचित गुणों को उभारा है। इसी प्रकार लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदर व्यक्तित्व प्रदान किया है, उसे नायक के रूप में चित्रित किया है। यही वह पात्र है जो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर आई मुसीबत को दूर करता है। इसके अलावा शिखर स्वामी, रामगुप्त और सकराज को प्रसाद ने खलनायक के स्थायी रूप में चित्रित किया। साथ ही प्रस्तुत नाटक में लेखक ने 2 काल्पनिक पात्रों कोमा और मंदाकिनी को भी जीवंतता प्रदान की है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर यह नाटक सफल नाटक है। अब एक और प्रश्न बनता है, ध्रुव स्वामिनी के कथोपकथन का संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त माने छोटे रूप में। तो संवाद नाटक का महत्वपूर्ण होता है। संवादों के माध्यम से ही लेखक अपने कथानक को गति प्रदान करता है, पात्रों का चरित्र विश्लेषण भी करता है। जब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवादों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस दृष्टि से यह नाटक अत्यंत ही सरल और सफल है। नाटक के संवाद अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक है। छोटे छोटे रोचक संवाद है। संवाद माने बातचीत है। सभी संवाद भावानुकूल, पात्रानुकूल। लेखक ने कभी भी संवादों को अनावश्यक विस्तार नहीं किया है। लेखक ने 1-2 जगह लंबे सौगत माने स्वयं बोले गए वो कथन दिए हैं, परंतु ये सौगत वास्तव में पात्रों के अंतर्द्वंद को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए। जैसे द्वितीय अंक में के प्रारंभ में कोमा प्रकृति दृश्य को देखकर कोमा का सौगत भाषण उसके आंतरिक भावों और उसकी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। नाटक के संवाद कुछ इस प्रकार दर्शनीय है। जैसे शिखर स्वामी क्या कहता है, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, तो क्या कुछ सहायता ही मांग रहा है? शिखर स्वामी कहता, नहीं देव, वह बहुत सी असंगत और अश्लील याचना कर रहा है। तो एक प्रश्न है, देश काल और वातावरण का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। जो हमने पढ़ा है, देश काल वातावरण नाटक का प्रमुख तत्व होता है। समय और स्थान यथा योग्य वर्णन के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है और नाटक में सजीवता आती है। देश काल वातावरण के अंतर्गत नाटक के समय नाटकों के पात्रों की वेशभूषा, उसकी भाषा, रहन सहन, तत्कालिक रीति रिवाज, आवागमन साधनों इत्यादि का वर्णन करता है। ऐतिहासिक नाटकों में देशकाल वातावरण का वर्णन करते समय लेखक विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इसकी कथा पाठक को पूर्व ज्ञान होता है। प्रसाद जी ने यह नाटक गुप्त वंश से संबंधित है। इसका समय 375 से 380 है। नाटक में लेखक ने इस युग के दाव पेचों के आधार पर धार्मिक, सामाजिक मान्यता, राज परिवारों के आंतरिक कलह, लेखक ने नाटक में वातावरण की सृष्टि करने हेतु गुप्तकालीन वेशभूषा, शिविरों की सजावट, युद्ध शिविर, पात्रों के नाम, अस्त्र शस्त्र, रीति रिवाज, खान पान आदि का वर्णन किया है। यह तत्कालीन
वातावरण सजीव हो उठा। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धरुस्वामिनी के सारे प्रश्न पूरे हो गए।